तो क्लास 12th चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करेंगे। उनमें से पहली प्रॉब्लम, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पर हम पहले सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जब सेल्स को सीरीज या पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो हमको मिलती है बैटरी। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। किरचॉफ लॉज के एप्लीकेशंस में आपने पढ़ा होगा सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग सेल्स का। तो अभी हम बात कर रहे हैं सेलों की सीरीज ग्रुपिंग। तो मैंने मान लिया है कि एस सेल्स मेरे पास हैं, एस आइडेंटिकल सेल्स, जिनमें हर एक का ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ऐसे एस सेलों को इस तरह कंबाइन किया है कि हर सेल का नेगेटिव टर्मिनल अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जब इस तरह से ग्रुप करते हैं सेल्स को तो ये ग्रुपिंग कहलाती है सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहां बात हुई है स्टोरेज बैटरी की, और ये जो दिया हुआ है 12 वोल्ट वो उसका नेट ईएमएफ है, और 0.4 ओम ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो एक सेल मानकर, इनको एक बैटरी मानकर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी विल बी ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब जीरो होगा तो हमको मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो किया तो जा सकता है इसको सॉल्व, पर इसको समझने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो बैटरी लिखा हुआ है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये है सेल्स, वो हर एक कैसा है, ईएमएफ है उसका ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और इस कॉम्बिनेशन के साथ ये जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसी को कहते हैं लोड। लोड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक ही बात है। अब यहाँ किरचॉफ लॉ लगाएंगे हम, तो इसकी एक इक्वेशन बनाएंगे, पर वैसे भी आपको दिख रहा है कि ये सब सेल किस तरह कनेक्टेड है, हर एक का नेगेटिव टर्मिनल अगले के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये ईएमएफ हो जाएंगे एडिटिव। ऐसे कितने सेल लगा रखे हैं, एस सेल्स। तो जब ये ईएमएफ सब ऐड होंगे तो हमको इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना मिलेगा, वो मिलेगा एस ई, और ये बन जाएगी बैटरी। बैटरी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उस बैटरी का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो गया, एस ई। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये भी सब सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर एस के बराबर, और ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या इसको कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। अब जैसे ही सर्किट क्लोज करेंगे इसमें से करंट बहना शुरू हो जाएगा। करंट कितना होगा, तो इसमें भी हम किरचॉफ के लॉ से एक इक्वेशन बनाएंगे, तब हमको करंट मिलता है। करंट जो लोड ने ड्रॉ किया, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द सोर्स। क्या लिखना पड़ेगा हमको, करंट ड्रॉन कितना होगा, इसको याद कर लें, नेट ईएमएफ एसी अपॉन इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस। अभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस आर एस के साथ आ गया है सीरीज में, यानी यहां मुझे लिखना चाहिए आर लोड रेजिस्टेंस प्लस आर एस। इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ, और नीचे क्या आएगा, कैपिटल आर लोड रेजिस्टेंस प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली यहां लगाना था हमको, जो एक सिंगल सेल के लिए भी होता है। सिंगल सेल के लिए भी याद रखें, आई बराबर होता है ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला यहां लगाना था। तो क्या करना है, अब हमको चाहिए क्या है, आई मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम कब होगा, तो ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, कितनी दी हुई है 12 वोल्ट, और ये भी कांस्टेंट 0.4 ओम। बदल सकता है कौन, लोड रेजिस्टेंस आर, और ये आर जब जीरो हो जाएगा, व्हेन आर इज जीरो। आर जीरो कब हो सकता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस अब जब जीरो हो, मतलब इस बैटरी के इन टर्मिनल्स के बीच में यदि हम कोई कंडक्टर लगा देंगे, कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम जीरो रिगार्ड कर सकते हैं। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो होगा
तब हमको करंट मिलेगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम करंट कितना? मैक्सिमम करंट हो जाएगा ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। इस क्वेश्चन में यही हमको दिया हुआ है 12 वोल्ट में, और आर इक्विवेलेंट, स्मॉल आर इक्विवेलेंट वो दिया हुआ है 0.4। तो कितना हो जाएगा ये ऊपर जाकर 120 अपॉन 4, यानी ये हो गया 30 एम्पियर। 30 एम्पियर का मैक्सिमम करंट इस बैटरी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बस इससे कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली बैटरी मतलब सेल्स की ग्रुपिंग, और ये जो कुछ दिया हुआ है ये ई इक्विवेलेंट है। आप डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला लगा देते तो भी आपका काम हो जाता, ई अपॉन आर प्लस आर। और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 होता है तब हमको करंट मिलता है मैक्सिमम, और इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटेड सेल या शॉर्ट सर्किटेड बैटरी। ये आपने पढ़ा ही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं? बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। तो ये है वो बैटरी। ये बैटरी कितनी, कैसी? 10 वोल्ट की। ये उसका ईएमएफ दिया हुआ है, और इंटरनल रेजिस्टेंस उसको बाहर दिखाते हैं इस तरह से, ये है 3 ओम का। तो 10 वोल्ट ईएमएफ और 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस की बैटरी को इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर। एक रेजिस्टर के साथ, मतलब लोड के साथ इसको कनेक्ट किया इस तरह से। और आगे क्या बोल रहे हैं? इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। सर्किट क्लोज करने पर करंट मान लो सर्किट में है 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर? ये आर पूछा हुआ है हमसे। ये पूछा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। तो यह है डिस्चार्जिंग बैटरी। डिस्चार्ज हो रही है मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है, ये उसकी पहचान है। तो पहले तो निकालना है हमको इस आर का वैल्यू। तो अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था क्या होता है वो? करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये किसी बैटरी या सेल के लिए। अब आई दिया हुआ है हमको 0.5, ईएमएफ उस सेल का दिया है 10, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3। तो बस इसको सॉल्व कर देना है आपको। तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू कितना हो गया? आर प्लस 3। तो कैपिटल आर मतलब लोड रेजिस्टेंस आ गया 17 ओम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, पहला पार्ट। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? तो किरचॉफ लॉ में आपने पढ़ा है कि किसी डिस्चार्जिंग सेल के लिए, डिस्चार्ज जब हो रहा होता है सेल, डिस्चार्जिंग सेल या बैटरी के लिए जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो होता है ईएमएफ माइनस आई आर। ये फॉर्मूला लगाना है। डिस्चार्जिंग सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ, ईएमएफ मतलब 10, फिर करंट कितना है वो है 0.5, और इंटरनल रेजिस्टेंस है 3, यानी 10 माइनस कितना है ये 3/2 मतलब 1.5, दैट इज 8.5 वोल्ट। 8.5 वोल्ट ये इस क्वेश्चन के आंसर हुए। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, 3 रेजिस्टर्स 1 ओम 2 ohm 3 ohm are combined in series, what is the total resistance of the combination? तो बहुत ही आसान है। आर इक्विवेलेंट सीरीज में कितना होता है? सम ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब 1 2 और 3 को ऐड कर देना है, 3 और 2 5 और 1 6। तो ये पहले पार्ट का आंसर। बी, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistor। तो 3 रेजिस्टेंसेस हैं और उनको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, 1 2 एंड 3 ओम। ये हो गए तीनों रेजिस्टर्स 1 2 और 3 ओम, और इसको कनेक्ट किया है हमने किसके साथ? 12 वोल्ट की एक बैटरी के साथ में, जिसका ईएमएफ दिया है और इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो ये हो गई वो बैटरी 12 वोल्ट की। हमको बताना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो सीरीज में हमको मालूम है कि सर्किट क्लोज करेंगे तो बैटरी से ड्रॉ होगा करंट आई, और इन तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होगा। अब वो करंट निकालना है मान लो आपको, तो क्या करेंगे? इन तीनों का निकालेंगे इक्विवेलेंट, जो कितना आएगा 6 ओम। बैटरी है 12 वोल्ट की, यानी करंट कितना होगा? V बाय आर, दैट इज 12/6, यानी 2 एम्पियर का करंट ड्रॉ होगा बैटरी से, और हर रेजिस्टेंस में 2 एम्पियर करंट पास होगा।
तो यहां यदि आपको निकालना है इसके अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी 2 इंटू 1, यानी इसके अक्रॉस आएगा 2 वोल्ट, यहाँ कितना आएगा 4 वोल्ट, और यहाँ आएगा 6 वोल्ट, और इन तीनों का एडिशन इसके बराबर होना चाहिए। 6 और 4 10 और 2 12। तो ये तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गए हर रेजिस्टर के अक्रॉस। अगला क्वेश्चन, 3 resistors 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm are combined in parallel. What is the total resistance of the combination? अब इस तरह का जब सवाल आता है, रेजिस्टेंस निकालना है हमको जब 3 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो हम ऐसा करेंगे, इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल्स के बराबर होगा। ये तो आप करते ही हैं। इसको एक तरीका और है करने का, वो थोड़ा आसान पड़ता है, ऑब्जेक्टिव आने पर इसको इस तरह करेंगे सॉल्व। मैं आपको समझाता हूं, आप पहले इसको ऐसा लिख लेना, RP इज इक्वल टू 2P 4P 5। ये हमने कोडिंग कर लिया है। कहने का मतलब यह है कि 2, 4 और 5 ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब दो रेजिस्टर्स के लिए, फॉर 2 रेजिस्टर्स याद रखें, इक्विवेलेंट जब 2 रेजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट होता है प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वो इसके लिए लगा देते हैं 2 इंटू 4 मतलब 8 अपॉन 6 यानी 4/3। 4/3 इनका आंसर हो जाएगा P5। और फिर से वही 2 के लिए 4/3 इंटू 5 अपॉन 4/3 प्लस 5। तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। अब ये वैल्यूज तो आसान वाली वैल्यूज है, तो ये भी लगाते आप तो भी जल्दी आंसर आ जाता, पर यदि डेसिमल्स वगैरह में होते हैं तो कई बार ये जो शॉर्टकट मेथड है वो आसान पड़ती है, जल्दी आंसर आ जाता है। ये कितना हुआ 20/3, न्यूमरेटर में 20/3, और ये कितना हो जाएगा 19, यानी 3 कैंसल आउट होकर 20/19 ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लेता हूं मैं आंसर इसका, 20/9 पैरेलल में कनेक्टेड होने पर 20/19 ओम इज द आंसर। ये आंसर करेक्ट है। अब बी में क्या बोल रहे हैं, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट and negligible internal resistance, determine the current through each resistor and the total current drawn from the battery। पार्ट बी में क्या पूछ रहे हैं हमसे कि हर रेजिस्टर में कितना करंट है थ्रू ईच रेजिस्टर और टोटल करंट ड्रॉन कितना है। तो ये ऐसे हैं वो 3 रेजिस्टर्स, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो हमको तो बस प्रॉपर्टी याद आ जाना चाहिए, वो ये कि पैरेलल में जब कनेक्टेड होते हैं 3 रेजिस्टर्स, 3 या कितने भी, किसके अक्रॉस कनेक्टेड है 20 वोल्ट के, ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो होता क्या है, पैरेलल में जैसे सीरीज में करंट सेम था, पोटेंशियल डिवाइड होता है, वैसे ही पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होता है। अब ये रेजिस्टेंसेस हैं कितने कितने के, तो ये हैं तीनों 2, 4 और 5 के। ये 2 ओम है, ये 4 ओम, और मान लो ये है 5 ओम। तो करना क्या है हमको चाहिए करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो करेंगे ये कि हर एक को ये वोल्टेज दे देंगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। इसके अक्रॉस आएगा 20 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट। और I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू V/R, यानी इस ब्रांच में कितना करंट होगा 20/5 यानी 4 एम्पियर। 20/5 4 एम्पियर, इधर कितना होगा, इधर होगा 5 एम्पियर, और इसमें कितना होगा, इसमें होगा 10 एम्पियर। अब टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकालना है मान लो, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जंक्शन है, जंक्शन पर आकर करंट डिवाइड हो गया है। तो 19 एम्पियर का करंट इस बैटरी से ड्रॉ होगा, इस जंक्शन पर आकर वो इस तरह डिवाइड हो जाएगा। और कैसे डिवाइड होता है, यहाँ आपने ध्यान दिया होगा, V इज इक्वल टू IR, यदि फॉर्मूले से सोचें तो V कांस्टेंट है, करंट डिवाइड्स इन द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस, मतलब जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम उस ब्रांच में सबसे ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। 3.5, तो इस क्वेश्चन का रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? Given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.70 into 10 to the power minus 4 per degree Celsius. तो हमको एक टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस,
और उस 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किसी हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम के बराबर। ये पहली इंफॉर्मेशन। हमसे पूछ रहे हैं वो टेम्परेचर कितना है, उसको T2 बोल देता हूं मैं। वो T2 कितना है जिस पर इस हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस हो जाता है 117 ओम। अल्फा दिया हुआ है उस हीटिंग एलिमेंट के मटेरियल का 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, ये हमको गिवन है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए आपको? R2, मतलब किसी टेम्परेचर T2 पर रेजिस्टेंस ये होता है R1 इंटू 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इंटू T2 माइनस T1। तो इसमें सब कुछ हमको मालूम है सिवाय किसके? T2 के। तो इसको T2 के लिए हमें सॉल्व करना है। तो पहले इस R1 को इधर ले जाते हैं, पहले R1 का होगा मल्टीप्लाई, R1 को इधर लाते हैं, R2 माइनस R1 ऐसा हुआ, और फिर अल्फा R1 को डिनोमिनेटर में लिखकर और T1 को ले जाते हैं इधर, प्लस T1 इज इक्वल टू T2। अब ये T1 T2 डिग्री सेल्सियस में है। अब ध्यान देना, कैपिटल T से कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है। बस अब इसमें वैल्यूज डालकर इसे सॉल्व करना है। R2 कितना है? वो है 117 ओम। R1 कितना है? वो है 100। अल्फा कितना है? 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। और R1 कितना है? 100 प्लस T1 इज 27। आप ध्यान देंगे तो इधर भी ये डिग्री सेल्सियस में आएगा जो कुछ है, क्योंकि 117 और 100 क्या है? ये दोनों है रेजिस्टेंस, मतलब ओम में आएगा ये आंसर। न्यूमरेटर में इसका आंसर ओम में आएगा। ये क्या है? पर डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाएगा, 100 भी है किसमें? ओम में। तो ओम कैंसिल आउट होकर ये जो लिखा है R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा R1, ये आएगा किसमें? डिग्री सेल्सियस में। और उसमें 27 डिग्री सेल्सियस हमको ऐड करना है। तो कैलकुलेशन भी आसान है। ये कितना होगा? ये हो जाएगा, कितना बचेगा? 17। और इधर है ये 1.7, तो ऐसा कर देते हैं, बाकी सब 10 की पावर्स हैं, 10⁴ हो जाएगा ये ऊपर जाने पर। 10⁴, 17 से ये कैंसिल 10 बार, यानी ये हो गया 10⁵ पर नीचे और एक 100 है, और एक 100 है नीचे। ये जो कुछ आएगा इसमें 27 ऐड करना है। तो कितना बचेगा? ये 100 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? ये 10⁵ है, 2 पावर्स कम हो जाएंगी, यानी 1000, और 1000 में 27 जुड़ेगा तो 1027 डिग्री सेल्सियस ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हीटिंग एलिमेंट है, इसमें आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है लीनियरली, तभी ये फॉर्मूला लग पा रहा है। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर यदि ये वो 100 ओम है, तो 117 पर ये टेम्परेचर ज्यादा ही होगा, T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा। तो कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो ग्रेटर वाला आंसर पे टिक करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में बढ़ता है। हाल फिलहाल इसका आंसर है 1027 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है? नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6 into 10⁻⁻7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया है, क्योंकि रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला लगना है। और हमको चाहिए क्या है? रेजिस्टिविटी। तो वो क्या होगी? रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ। अब R कितना दिया है इसका? 5 ओम। 5 ओम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली ये दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर में ही है, मतलब ऐसा यूनिट्स में 6 into 10⁻⁻7 अपॉन लेंथ इज 15। लेंथ इज 15, तो 5 से 3 बार और ये 2 बार कैंसिल, तो बस ये हमारा आंसर है 2 into 10⁻⁻7। और आंसर आएगा किसमें? तो यूनिट देखते हैं इसका। R मतलब ओम, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, लेंथ यानी मीटर, यानी ओम इंटू मीटर। ये होती है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट, ओम इंटू मीटर में ये आंसर आएगा। तो ये अगला क्वेश्चन 3.7। A silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degree Celsius
and a resistance of 2.7 ohm at 100 degree Celsius. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद होगा अल्फा का, नहीं है याद तो जो इक्वेशन अभी हमने यूज की थी पिछले क्वेश्चन में उसको लिखें. ऐसी इक्वेशन ये यदि याद आ जाती है तो अल्फा आप इसमें से फाइंड कर लेना. कितना होगा वो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा तो हमको फाइंड करना है तो ये हो जाएगा R1 टाइम्स T2 माइनस T1. ऐसा बन जाएगा. ये R1 का अंदर मल्टीप्लाई किया था, फिर R1 को ले गए हम LHS में तो R2 माइनस R1, फिर R1 को नीचे लिख लिया और ये टेम्परेचर डिफरेंस को भी, तो ये बन गया अल्फा. बस यहाँ वैल्यूज डालकर इसको सॉल्व करना है. पर डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा. R2 मतलब ये वाला टेम्परेचर, ये वाला रेजिस्टेंस. हायर टेम्परेचर पर ज्यादा होता है रेजिस्टेंस, क्योंकि बात हो रही है सिल्वर की. सिल्वर मतलब मेटल, और मेटल्स में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है. R2 इज 2.7 ओम माइनस 2.1, जो टेम्परेचर 27.5 पर रेजिस्टेंस था, ये 2.1 अपॉन 2.1 R1. T2 माइनस T1, T2 इज 100 और माइनस 27.5. अब थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ेगी, आराम से सॉल्व हो जाएगा. पर डिग्री सेल्सियस में इसका आंसर आएगा. मैं आपको इसका आंसर बतला देता हूं. तो आने वाला है 0.00394, 0.00394. यूनिट क्या होगा, पर डिग्री सेल्सियस. और ये इतना कम क्यों आया है, तो बहुत कम ही होते हैं, अल्फा की वैल्यू कम ही होती है. आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3.94. इस डेसिमल को इधर ले जाएंगे 3 प्लेसेस, यानी 3.94 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि है तो ध्यान देना इस बात पर कि ये बहुत कम होते हैं. पावर्स जो है वो देख के रखें, -3, तो 10⁻³ -4 कहीं हो तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर है. तो अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम 3.8. A heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere, which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius, temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.7 into 10⁻⁻⁴ per degree Celsius. तो क्या बोला हुआ है हमसे, रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 डिग्री सेल्सियस, इसको बोल देते हैं हम T1. T1 है 27 डिग्री सेल्सियस. और नाइक्रोम आप जानते होंगे, नाइक्रोम एक अलॉय है, निकल, क्रोमियम और आयरन, और उसी का बना होता है ये हीटिंग एलिमेंट. और इसके अक्रॉस 230 वोल्ट की सप्लाई लगाने पर इनिशियल करंट कितना है, वो है 3.2 एम्पियर के बराबर. यानी उसका रेजिस्टेंस इन दोनों से निकल आएगा. R1 कितना होगा, R1 हो जाएगा V बाय I, यानी 3.2 एम्पियर. तो ये ओम में आंसर आ जाएगा. तो इस टेम्परेचर पर ये है रेजिस्टेंस. उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करंट कम होता है. करंट क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट होगा. हीटिंग इफेक्ट से रेजिस्टेंस बढ़ेगा सर्किट का, मतलब उस वायर का, और धीरे धीरे वो स्टडी वैल्यू 2.8 पर आ गया. 2.8 पर आ गया. और वही टेम्परेचर हमसे पूछा है जब करंट कितना हो गया है, करंट हो गया है 2.8 एम्पियर के बराबर. और स्टेडी स्टेट क्यों आ गई है, क्योंकि जिस रेट से हीट प्रोड्यूस हो रही है उसी रेट से वो कंज्यूम भी हो रही है उस हीटिंग एलिमेंट से. जैसे हम कोई पानी गर्म कर रहे हैं तो होगा क्या, जिस रेट से हीट प्रोड्यूस होगी उसी रेट से उस पानी ने अब्सॉर्ब कर लेनी है. तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और करंट भी कांस्टेंट हो जाएगा. तो T2 हमें फाइंड करना है, और रेजिस्टेंस कितना हो गया है, तो 230 वोल्ट का तो है सप्लाई, और स्टेडी करंट कितना है 2.8.
तो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस क्या हो गया है, बढ़ गया है, रेजिस्टेंस बढ़ गया है। जो स्टेडी स्टेट में रेजिस्टेंस है वो इनिशियल रेजिस्टेंस से ज्यादा है, मतलब ये टेम्परेचर T2 भी T1 से ज्यादा ही होगा। तो ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अब अल्फा दिया हुआ है हमको, अल्फा कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। तो आपको इसमें भी फॉर्मूला ही लगाना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, R2, मतलब ये वैल्यू R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा टाइम्स T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 हमको फाइंड क्या करना है, T2। तो इसको पहले अलजेब्रिकली बना लेते हैं एक फॉर्मूला उसके लिए, जैसा अभी हमने किया था R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, पहले R1 का मल्टीप्लाई, R1 को इधर ले गए और फिर नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा R1 इंटू अल्फा, ये आएगा, और इसमें ऐड कर दिया ये T1, तो हमको मिलेगा T2। अब ये वैल्यूज पहले निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन के बाद में। T1 भी आपको पता है, आंसर आएगा डिग्री सेल्सियस में, और ये आने वाला है 862.2 डिग्री सेल्सियस। इसमें वैल्यू डाल के थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेथड ये है उसको करने की। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3.9, डिटरमिन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बिलो। तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है, पहले चेक करते हैं कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो इस ब्रांच और इस ब्रांच में लगे हुए इन रेजिस्टर्स का रेशो क्या होगा, 2:1, और ये होगा 1:2, मतलब रेशो बराबर नहीं है, यानी ये बैलेंस ब्रिज नहीं है। इस ब्रांच को आप नहीं हटा सकते। हमको चाहिए क्या है, हर ब्रांच का करंट। तो पहले करंट्स असाइन करेंगे हर ब्रांच को। इसमें क्वेश्चन में एरोज दिखाए हुए हैं। हम मान लेते हैं कि सर्किट को क्लोज करने पर इस बैटरी से करंट ड्रॉ हुआ Z, वो यहां आकर डिवाइड होगा। ये नोड है, इसमें गया मान लो X, इसमें गया मान लो Y। तो एक इक्वेशन KCL से आपको ये मिलेगी, Z इज इक्वल टू X प्लस Y। वो लूप कंसिडर करके किरचॉफ लॉ से तो आएंगी इक्वेशंस, पर एक इक्वेशन KCL से इस जंक्शन के लिए ये भी हो गई, Z इज इक्वल टू X प्लस Y, ये भी अभी काम आएगी। अब इसमें कुछ सिमेट्री है, आप देख रहे हैं इस जंक्शन पर आने के बाद करंट इस तरह डिवाइड हुआ है, 10 में गया X और 5 ओम में गया Y। इस तरफ से यदि देखें तो करंट्स को यहां कलेक्ट होना है, क्योंकि Z आया था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो Z ही वापस जाएगा। तो यहाँ करंट्स कलेक्ट होंगे, वो एरोस से दिखाए हुए हैं, पर यहां जिस तरह का डिवीजन हुआ है वैसे इधर होना चाहिए, यानी 5 में से कितना आएगा, Y वापस आएगा, Y, और इसमें होगा X। इस तरह बहुत सारी ब्रांचेस के करंट्स हमने डिवाइड कर लिए, मतलब असाइन कर दिए। अब इसको वेरीफाई करने के लिए ये वाला करंट निकालते हैं। इधर से कितना आया है X, उसी का कुछ हिस्सा इधर गया है, मतलब बचा हुआ इसमें से जाएगा, यानी ये होगा X माइनस Y। तो इस तरह हर ब्रांच का करंट असाइन हो गया। अब हमको कुछ लूप्स लेने हैं इसमें और इसको सॉल्व करना है। तो कौन सा लूप पहले कंसिडर करेंगे, तो आप हर कुछ लूप मत लेना, जो मैं आपसे बोल रहा हूं वही लूप यदि आप कंसिडर करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। वैसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो हम लगाएंगे KVL, फ्रॉम KVL, किस लूप के लिए, फॉर लूप ABDA। पहले ये वाला लूप आपको लेना है, इस पॉइंट को बोल दिया हमने D, इस पॉइंट को बोल देते हैं D, और ये लूप कंसिडर करके KVL से इसकी एक इक्वेशन बनानी है। तो फॉर लूप ABDA, ABDA, तो लिखना शुरू करें। A से B जाएंगे, A से B जाएंगे तो क्या आएगा, ड्रॉप की राइज, ऑब्वियसली ड्रॉप आएगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब -10x, ये आया। फिर ऐसे जाएंगे तो फिर ड्रॉप आएगा, -5 इंटू x माइनस वाई, ये हुआ। तो आप साथ साथ में सॉल्व करना, नहीं तो एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा। आप इधर जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल का आएगा राइज, यानी +5y इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन बनेगी इस लूप के लिए, ABDA के लिए। इसको आगे मैंने सॉल्व कर रखा है, -15x
15x प्लस 10y इज इक्वल टू 0, ये हो गई। तो ये हो गई इक्वेशन 1। अब हमको लेना है ये बाहर वाला लूप, ए बी सी, इसको ई बोल देते हैं, बैटरी को ई। तो ऐसे जाना है अब हमको, ए बी सी ई ए। बगल वाला ये या ऐसा वाला लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो याद रखना है हमको, एक तो लेना है हमको ये वाला लूप, इससे एक इक्वेशन आ गया है। और अब लेना है ये वाला लूप, कौन सा, फ्रॉम केवीएल फॉर लूप ए बी सी ई ए। इस लूप में इक्वेशन बनानी है। तो अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं। क्या होगा, ए से बी जाने पर ड्रॉप, 10x का ड्रॉप, फिर बी से सी जाने पर फिर आएगा ड्रॉप -5y। अब बाहर आ गए इधर, अब ई आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे तो क्या आएगा, राइज यानी +10। और फिर ये एक रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कितना है, Z, करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब 10Z का आएगा ड्रॉप। ऐसी इक्वेशन बनेगी इस लूप के लिए, -10x -5y +10 -10Z। और इसमें Z की जगह, इस वाली इक्वेशन में इसमें Z की जगह पुट कर लेंगे हम x + y, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स अपीयर हो रहे हैं, x, y और z। तो z की जगह x + y डाल देंगे यदि, तो एक वेरिएबल कम हो जाएगा, x y में ही इक्वेशन बन जाएगी। तो z = x + y पुट करने पर ये सॉल्व होकर आएगी ऐसी, 20x + 15y = 10, और इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। अब इन्हीं दोनों को हमें सॉल्व करना है, दो ही वेरिएबल्स हैं x और y। तो करेंगे ये कि इस इक्वेशन में करते हैं हम 3 का मल्टीप्लिकेशन और इसमें करेंगे 2 का मल्टीप्लिकेशन। उससे क्या होगा, ये वाली टर्म सेम हो जाएगी, ये हो जाएगी 30y, ये भी 30y हो जाएगा। फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। तो आगे लिखता हूं मैं, इसमें 3 के मल्टीप्लिकेशन से -45x + 30y = 0। और इसमें किया मल्टीप्लिकेशन तो यहां क्या आएगा, 40x + 30y = 20। ऐसा हुआ। और अब क्या करें, इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कैंसिल आउट। ये दोनों मिलकर कितने हुए, 85 -85x = -20। तो x बराबर कितना हो गया, ये आ गया x का वैल्यू। x कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब हमारी डायरेक्शन सही है। x बराबर हो जाएगा 20/85। तो 5 से कैंसिल करने पर ये हुआ 4 और ये हुआ 17, यानी एक आंसर तो आ गया, x होगा 4/17 एम्पियर। ये आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आने के बाद किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y भी आ जाएगा। जैसे इसमें डाल दें मान लो, तो y कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और वो y आना है 6/17, वो आप सॉल्व कर लेंगे, 6/17 एम्पियर। और x और y आने के बाद z भी निकल आएगा, दोनों का एडिशन मतलब कितना होगा, 10/17 एम्पियर। ये z भी निकल गया। अब क्या चाहिए हमको, अब चाहिए है इस ब्रांच का करंट। इसमें x है, ये मालूम है, y भी पता है, ये y है, ये x है, z भी आ गया। इस ब्रांच का करंट निकालने के लिए x - y करना पड़ेगा, x - y, और x - y मतलब 4/17 - 6/17, यानी आएगा -2/17। अब माइनस आना क्या बता रहा है कि जो हमारी सपोज डायरेक्शन थी वो गलत थी, ये करंट नीचे ना आकर ऊपर जाएगा। मतलब ये पॉइंट डी, ये होगा हायर पोटेंशियल, ये होगा लोअर पोटेंशियल। y करंट इधर से आएगा और ऊपर जाएगा, y कितना हो जाएगा, ये y आया, इसमें से x यदि उधर गया तो y - x ऊपर फ्लो हो रहा होगा। और y - x लेने पर वो फिर करेक्टली आ जाएगा, y - x + x, y - x
प्लस एक्स, तो वाई बन के इधर आ जाएगा। तो ये माइनस आना ये बता रहा है कि वो हमारी सपोज डायरेक्शन गलत है। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं, पर इसको आप जरूर सॉल्व करना। तो क्वेश्चन 3.10 पार्ट ए, इन अ मीटर ब्रिज फिगर बिलो द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए when the resistor S is of 12.5 ohm. Determine the resistance of R. ये पहला क्वेश्चन। तो ये मीटर ब्रिज दिखाया हुआ है, राइट गैप में रेजिस्टेंस है 12.5 ओम का, और बैलेंस पॉइंट मिल रहा है 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए। तो बची हुई लेंथ कितनी होगी, हो जाएगी 60.5, और हमको आर की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही आसान है, क्या जानते हैं हम, आर बाय एस इज इक्वल टू क्या होगा, ये लेंथ 39.5 और बची हुई लेंथ 60.5। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए आर की। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 39.5 अपॉन 60.5 इंटू एस, और एस दे रखा है 12.5 ओम। अब ये रेशो जो है ये कैसा है, लेस देन 1, तो जो आंसर आएगा वो 1 से कम आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये आने वाला है 8.16 ओम। तो ये आ गई आर की वैल्यू, ये पहले पार्ट का आंसर। फिर क्या बोल रहे हैं, वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रेजिस्टर्स इन अ व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। इन कॉपर स्ट्रिप्स की बात हो रही है, ये सब कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं। ये कॉपर की क्यों होती हैं और थिक क्यों होती हैं, तो कॉपर की इसलिए क्योंकि मेटल का रेजिस्टेंस कम होता है। थिक होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस और भी कम होगा, क्योंकि आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, वो यदि थिक कॉपर की स्ट्रिप्स होंगी तो उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। तो हमको एंड करेक्शन वो हमारा कैसा हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। यदि इनमें भी कुछ रेजिस्टेंस हुआ तो फिर कैलकुलेशन में एरर आएगी, और यदि इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो इनको अकाउंट में लेने की ज़रूरत नहीं होगी, तो एंड करेक्शन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ये कॉपर की थिक प्लेट्स होती हैं। फिर पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं, डिटरमिन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ आर एंड एस आर इंटरचेंज्ड। आर की जगह अब यदि एस लगा दिया यहाँ और इधर आर लगा दिया मान लो, तो हमको निकालनी है बैलेंस लेंथ। तो एस की वैल्यू कितनी है, एस तो है 12.5। फिर से ऐसे ही फॉर्मूला लगाएंगे, एस बाय आर, ऐसा हो जाएगा ये, एस बाय आर इज इक्वल टू अ बैलेंस लेंथ L1 डैश कर देते हैं सर, यहाँ क्या आएगा 100 माइनस L1 डैश, ऐसा हो जाएगा। यदि अब बैलेंस लेंथ L1 डैश है तो S की वैल्यू कितनी है 12.5, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है, ये निकल कर आई है 8.16 पार्ट ए में जो हमने फाइंड की थी। बस इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, L1 डैश अपॉन 100 माइनस L1 डैश, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद L1 डैश फाइंड आउट करेंगे, तो ये L1 डैश आपको मिलने वाला है 60.5 सेंटीमीटर। इनिशियली वो कितना था, पहले केस में जब इधर R था इधर S था, तो ये मिल रहा था 39.5। तो इस रिजल्ट को याद रख लेना चाहिए। यदि आप इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये बैलेंस लेंथ जो मिल रही थी आर के करस्पॉन्डिंग, वो यदि थी कितनी 39.5, तो अब वो हो जाएगी 60.5। मतलब ये भी इंटरचेंज हो जाती है बैलेंसिंग लेंथ, बस ऐसा याद रख सकते हैं। अब पार्ट सी में क्या बोल रहे हैं, व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर देंगे। मैं व्हीटस्टोन ब्रिज बनाता हूं, यहाँ आपको पता है, जैसे इसके लिए बनाए व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है। तो ये आर, ये होता है एस, और ये जो लेंथ है एडी, इसके लिए यहाँ लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस, और बची हुई लेंथ के लिए ये हो गया आर एस, इसको पी और क्यू बोल देते हैं। और ये है वो पॉइंट बी, ये है बी, ये है डी, और इधर लगा हुआ है वो गैल्वेनोमीटर। और ये वाली जो ब्रांच है
ये आर्म या डायगोनल, ये वो सेल वाला है। ऐसा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये होता है बैलेंस्ड। तो ये बैलेंस पॉइंट है बी, बी नहीं डी, बी और डी के बीच में कनेक्टेड है एक गैल्वेनोमीटर, तो ये डी है बैलेंस पॉइंट। अब यदि इन्हें इंटरचेंज करेंगे, किनको इंटरचेंज करेंगे? गैल्वेनोमीटर को और सेल को। मतलब अब इस डायगोनल पर लगा देंगे सेल, और इस वाले डायगोनल के क्रॉस अब लगाएंगे हम, अब ये फिर से मैंने वो बनाए चारों रेजिस्टर्स, और ये आर एस, ये पी और क्यू, और अब इधर लगा दिया है हमने सेल को, इधर लगा दिया है सेल इस वाली आर्म पर, और यहां लगा देंगे हम गैल्वेनोमीटर। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि बैलेंस पॉइंट पर यही काम कर रहे हैं तो अभी भी हमको बैलेंस पॉइंट जहां मिल रहा था वहीं वो मिलता रहेगा। इसको आप मैथमेटिकली भी जस्टिफाई वेरीफाई कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.11, a storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? What is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? तो सर्किट में यहां बनाता हूं, यह है वो स्टोरेज बैटरी, ये वो स्टोरेज बैटरी कितने की? 8 वोल्ट की, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, तो ये हो गया 0.5 ओम। और इसके साथ सीरीज में एक और रेजिस्टर लगा रखा है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लिमिटिंग रेजिस्टर। जो करंट को कंट्रोल करता है वो रेजिस्टर सीरीज में लगा रखा है 15.5 ओम का, तो ये है वो लिमिटिंग रेजिस्टर। और अब स्टोरेज बैटरी को करना है चार्ज, स्टोरेज बैटरी को करना है चार्ज, और चार्ज करने के लिए इसको 120 वोल्ट की सप्लाई के साथ में जोड़ दिया है। इस तरह ये कनेक्टेड है। तो जब चार्जिंग करते हैं किसी बैटरी की, तो पॉजिटिव टर्मिनल उस बैटरी का सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव के साथ में जुड़ा होता है, ये याद रखना चाहिए। अब हमसे पूछा क्या है कि पहले तो इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है करंट को कंट्रोल करना। यदि ये एब्सेंट होगा, डायरेक्ट हम इसको चार्ज करेंगे विदाउट दिस लिमिटिंग रेजिस्टर, तो बहुत सारा करंट फ्लो होगा, तो ये बैटरी जिसको चार्ज करना है वो बर्न आउट हो सकती है। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने ये लगा रखा है लिमिटिंग रेजिस्टर, ये इसका पर्पस है। फिर हमसे पूछ रहे हैं कि टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, तो इसकी हो रही है चार्जिंग, और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा कि चार्जिंग में वोल्टेज मतलब टर्मिनल वोल्टेज वो कितना होता है? वो होता है E प्लस आई आर, आई स्मॉल आर। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होगा। E कितना है? E इसका 8, करंट हमको चाहिए होगा, स्मॉल आर पता है 0.5, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, पर पहले निकालते हैं इसका करंट कितना है सर्किट में। तो करंट के लिए ये लेंगे वोल्टेज, या फिर आप किरचॉफ लॉ लगा दें, किरचॉफ लॉ से भी इसकी इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब किरचॉफ लॉ लगा रहा हूं मैं इस लूप के लिए, इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? ड्रॉप कितने का? 8 का ड्रॉप, -8। फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट हमने ऐसा शो किया है, यह है चार्जिंग के लिए लगाया हुआ ये सोर्स, तो सोर्स से बैटरी की तरफ करंट फ्लो होगा, करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। अब इधर ड्रॉप पोटेंशियल का मतलब -8, फिर इधर भी ड्रॉप आएगा, कितने का? आई आर का ड्रॉप, मतलब I/2। फिर इधर क्या आएगा? इधर भी ड्रॉप आएगा, -15.5, ये रेजिस्टेंस है, करंट कितना है? I, ऐसा लिख लिया। और इधर क्या आएगा? इधर आएगा राइज, 120 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाकर इक्वेशन लिख ली। अब 120 माइनस 8 इज इक्वल टू, अब इसको उधर ले जाता हूं मैं और I को करता हूं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? 15.5 प्लस हाफ, और इसमें से करंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो I कितना? 120 में से 8 जाएंगे, यानी कितना बचेगा? 112।
और ये कितना आएगा सॉल्व होकर, तो 31, 32, 32/2, 32/2, तो 2 ऊपर और 32 नीचे, और 32 से कैंसिल होगा क्या, 3, ये 32 है, ये 112 है, तो इसको पहले 16 बना लेते हैं, और 16 के पहाड़े में आता ही है 112 7 टाइम्स, यानी करंट जो है वो है 7 एम्पियर, ये है चार्जिंग करंट 7 एम्पियर, ये निकल आया। अब इसको यूज करके आप टर्मिनल वोल्टेज निकाल दो, ये 8, करंट 7, और इंटरनल रेजिस्टेंस हाफ यानी 3.5, 8 + 3.5, तो कितना हो गया, ये हो गया 11.5 वोल्ट, और यही है टर्मिनल वोल्टेज जब इसको चार्ज किया जा रहा है। टर्मिनल वोल्टेज हम इसका निकाल रहे हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज है 11.5 जो 8 से ज़्यादा है, होता ही है। V इज ग्रेटर देन E बाय I स्मॉल r ड्यूरिंग चार्जिंग, ये एक प्रॉपर्टी है। तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं 3.12। In a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to 63 centimeter, what is the EMF of the second cell? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि पोटेंशियोमीटर से हम दो सेल्स के EMF को कंपेयर कर सकते हैं। E1/E2 होता है बैलेंसिंग लेंस का रेशो दोनों केसेस में। अब हमें E2 चाहिए, तो E2 बराबर क्या होगा, E1 × L2/L1। E1 कितना है, E1 है 1.25 वोल्ट, और बाद वाली बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 63, और पहले वाली कितनी थी 35। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा E2। मैं इसका आंसर आपको बतला देता हूँ, इसका आंसर आने वाला है सॉल्व होने के बाद में 2.25। तो ये है E2 का वैल्यू, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं 3.13। The number density of free electrons in a copper conductor estimated in example 3.1 is 8.5 times 10 to the power 28 per meter cube. How long does an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long to its other end? The area of cross section of the wire 2 into 10 to the power minus 6 meter square and it is carrying a current of 3 ampere. अब ये क्वेश्चन है क्या, कैसे करेंगे, तो हमको चाहिए होगी सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यदि मिल जाएगी, लेंथ उस वायर का दिया हुआ है, तो एक एंड से दूसरे एंड तक किसी इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे, टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू होगा वो लेंथ उस वायर की अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। अब यहाँ पर क्या क्या हमको गिवन है, करंट दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको पता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी मालूम है। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, I = NEA/Vd। इसमें से Vd कितना होगा, Vd होगा I/NEA। अब ये सब कुछ हमको मालूम है, Vd आ गया, Vd को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो Vd को जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये NEA ऊपर आ जाएगा और नीचे रह जाएगा सिर्फ करंट। अब सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। N फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो दी है 8.5 × 10 to the power 28, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10 to the power minus 19, फिर एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 × 10 to the power minus 6, लेंथ 3 मीटर, और करंट दे रखा है 3 एम्पियर। ये 3 से 3 कैंसिल होगा, अब सिर्फ मल्टीप्लाई आपको करना है इन तीनों का, 8.5, 1.6 और 2, बाकी 10 की पावर्स हैं, 19 और 6 मिलकर बनेगा 25 और यह है 28, मतलब 10 to the power 3 यहाँ आएगा, और ये आंसर आएगा किसमें, सेकेंड में आंसर आएगा। इन सबका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 27,200 सेकेंड।